हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एडिटिंग टूल्स के सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जो आपको एडिटिंग टूल्स के साथ मिलता है। तो हम जाते हैं हमारे डी ड्राइव में। हमारे 2 ही ड्राइव है। डी ड्राइव में हमने सभी फाइल को रखा है। तो ये जो फोल्डर आप देख रहे हैं WT न्यू PSD, इसमें सभी के सभी ऑटो PSD है और इसके अंदर 2 फोल्डर है, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2। तो मैं आपको इसका प्रॉपर्टीज़ पहले दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख पाएंगे टोटल 32 GB का फाइल है और इसमें टोटल 2035 PSD है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वॉल्यूम 1 के अंदर और कोई वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा, सबके सब 1236 के साइज़ में मिलेगा, 1236 में। और इसमें सिर्फ आपको ऑटो PSD मिलेगा। और वॉल्यूम 2 के अंदर आपको वैरायटी मिलते हैं कवर 1230, 1236, 1824 और मैक्स कट आउट। ये जो मैक्स कट आउट है ये एक्चुअली में क्या है, ये 1236 के साइज़ में है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कट आउट यूज़ किया गया है। और वॉल्यूम 1 में जो है ये सारा का सारा 1236 के साइज़ में है और इसमें फ्रेम यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसके साथ आपको मिलते हैं स्टूडियो PSD। स्टूडियो PSD के अंदर आपको 4 पेपर साइज़ मिलेगा, A3, A4, लेटर और लीगल। A4 ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है और A4 के अंदर आपको 2 फोल्डर मिलेगा, एक होगा एल्बम और एक होगा प्रिंट। तो एल्बम के अंदर क्या होता है, बेसिकली एल्बम में आपको बॉर्डर मिलता है, गैप मिलता है फोटो कट आउट करने के लिए। और प्रिंट में आपको वो कट आउट पॉइंट नहीं मिलता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा कट आउट पॉइंट बना दिया है क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाता है कट आउट करने में। ओके, तो हम अभी हमारे फोटोशॉप जो है फोटोशॉप 2020 फ़िलहाल हमारे पास है और 2011 भी आया है मार्केट में, लेकिन वो उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो हमने उसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। और ये आपको बता दूं हमारा जो पैनल है वो 2021 में भी चलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार ही इंस्टॉल कर लेना है और बाकी जितने भी CC का ऐप है, मतलब फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप, CC सभी में एक साथ ही काम करता है। तो हमारे पास फ़िलहाल 2020 है तो हम इसको ओपन कर रहे हैं अभी। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पैनल है ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया है क्योंकि हमने पैनल में ऐसे सेटिंग रखा है कि पैनल जब भी आप फोटोशॉप को इंस्टॉल करोगे और फोटोशॉप में इंस्टॉल करोगे पैनल को, एडिटिंग टूल्स को, तो ये ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पर पॉपअप हो जाएगा। आप कोई भी फोटोशॉप खोले तो वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो हम अभी जाते हैं होम पे और होम पे जाने के बाद आप जैसा भी इंटरफेस रखना चाहे आप रख सकते हैं। और अगर आपके वहाँ पर कोई किसी वजह से ये पैनल ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आपको जाना होगा विंडो में और उसके बाद एक्सटेंशन में और यहाँ पर आपको एडिटिंग टूल्स मिल जाएगा। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं और इसको ओपन करने के बाद हम ये आपको यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो पैनल को ओपन करने के बाद आपका जो पहला काम होगा वो ये होगा कि आपको डेटा फोल्डर लोड कर देना है। मतलब कि आपका जो फाइल है वो कहाँ पर है, वो फोल्डर आप पहले लोड कर देंगे तो उसके बाद आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम पहले डेटा फोल्डर में क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए एक वेलकम मैसेज आ गया है क्योंकि हमने इसको पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपको ये वेलकम मैसेज आ जाएगा। और ये वेलकम मैसेज तभी आएगा जब आपको ये पैनल एक्टिवेट होगा। अगर आपका पैनल एक्टिवेट नहीं होगा तो ये मैसेज नहीं आएगा और आपको ये इस्तेमाल नहीं करने देगा, मतलब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेलकम मैसेज आ गया है, हमने इसको ओके कर दिया। और यहाँ पर देखिए डेटा फोल्डर का टोटल एक विंडो आ गया है, पॉपअप बोल सकते हैं आप, पॉपअप आ गया है। तो यहाँ पर हमें जितना भी बटन दिया गया है सभी फोल्डर को दे देना है और इसमें जितना भी बटन है सभी फाइल आपको मिल चुका है। तो हम पहले क्या कर देंगे, इमेज इनपुट फोल्डर दे देंगे। तो इमेज इनपुट फोल्डर के लिए हमने डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना के रखा है और रॉ इमेज बोल के। तो हम ये फ़ोल्डर ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं, उसके बाद भी ओके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
और इसके अंदर आप जो ये फोल्डर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फोल्डर आपके वहाँ पर भी होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारा का सारा फ़ोटो इसी फोल्डर के अंदर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी फोल्डर को चूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये फोल्डर को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। और इसके बाद कटआउट इनपुट फोल्डर, तो हमारे पास एक कटआउट का भी फोल्डर है, डेस्कटॉप में ही है, हमने रखा है। तो ये देखिए कटआउट फोल्डर, इसको भी सिलेक्ट कर दिया। ऑटो पीएचडी टेम्पलेट, उसका भी एक फोल्डर हमने बना के रखा है डेस्कटॉप में ही, ऑटो पीएचडी, ओके। और उसके बाद एल्बम आउटपुट फोल्डर, यानी आपका जो एल्बम है वो सेव कहाँ पर होगा, उसके लिए भी हमने एक फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप में ही, आउटपुट बोल के। ये फोल्डर सेलेक्ट किया, ओके किया। और उसके बाद ऑटो कन्वर्ट फोल्डर, मतलब आप अगर किसी मार्केट पीएचडी को ऑटो कन्वर्ट में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कहाँ पर सेव होगा, तो उसके लिए भी हमने एक फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप में ही, ऑटो कन्वर्ट बोल के। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। और उसके बाद आते हैं हमारे रिसोर्स के, यानी बैकग्राउंड, मास्क, सभी बाकी जो रिसोर्स है। तो हम पहले बैकग्राउंड पे मारेंगे और उसके बाद हम जाएंगे डी ड्राइव में और डेटा बैकग्राउंड, ओके। तो ऐसे करके हमें सारा का सारा फोल्डर जो है यहाँ पर लोड कर देना है। तो हमने पहले से ही कर रखा है लोड, तो हम इसको डन कर देंगे, ओके। तो फोल्डर लोड करने के बाद आपका जो पहला काम होगा वो होगा इमेज में क्लिक करना है। ये जो इमेज का बटन दिख रहा है इसमें क्लिक करना होगा। तो इसमें क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा फोल्डर है रॉ इमेज, जाहिर सी बात है कि आपका जितना भी इमेज होगा वो सब का सब एक ही फोल्डर के अंदर होगा, ऐसा फोल्डर में। ये दोनों फोल्डर आपको ओपन नहीं होगा। तो ये जो बटन है आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बटन है इमेज का, इस बटन का काम वही है कि आपके रॉ फोल्डर के अंदर, मतलब आपके जो इमेज का फोल्डर है उसके अंदर जितने भी इमेज रहेगा, उसमें जितना भी हॉरिजॉन्टल इमेज रहेगा वो एक हॉरिजॉन्टल फोल्डर बन के उसके अंदर चला जाएगा। और जितना वर्टिकल फाइल होगा, यानी वर्टिकल इमेज होगा, वो एक वर्टिकल फोल्डर बन के उसके अंदर चला जाएगा। तो हमने टाइम को थोड़ा कम करने के लिए पहले से ही वो करके रखा है थोड़ा सा। तो इसके अंदर आप देख पाएंगे ये सब वर्टिकल इमेज है, तो वर्टिकल फोल्डर में आ चुका है। और आपके फोल्डर के अंदर, आपके इमेज के फोल्डर के अंदर अगर ये दोनों फोल्डर नहीं होगा तो भी चलेगा, ये फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हम एक बार इसको क्लिक करके आपको डेमो दिखाए थे। इस पर हमने क्लिक किया, ये देख पाएंगे यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये क्या करेगा, उस इमेज फोल्डर के अंदर जितने भी इमेज रहेगा वो सभी को एक एक करके ओपन करेगा, उसको देखेगा और उसको सीक्वेंस वाइज, मतलब वो अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो हॉरिजॉन्टल फोल्डर में चला जाएगा, और अगर वो वर्टिकल फोटो है तो वो वर्टिकल फोल्डर के अंदर चल जाएगा। देख पाएंगे यहाँ पर ख़त्म हो गया। हमने थोड़ा सा फोटो रखा है डेमो पर्पज़ के लिए, तो जल्दी ख़त्म हो गया, ओके। तो अब यह ओके, तो ये आपका दूसरा टैक्स है। उसके बाद आपका पूरा टैक्स ख़त्म हो गया, अब काम कर सकते हैं, ओके। तो हमें क्या करना है, किसी भी एल्बम को डिज़ाइन करने के लिए पहले एक पीएचडी ओपन कर लेना है, जो मैंडेटरी है। तो उसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है ओपन पीएचडी बोल के। ये हमें वो फोल्डर ओपन करके देगा जो आपने यहाँ पर लोड किया था, ऑटो पीएचडी का फोल्डर, वो फोल्डर ओपन हो गया। तो यहाँ पर से हम 1 2 3 जितना चाहे आप पीएचडी को ओपन कर सकते हैं। तो हम पहले एक को कर रहे हैं, फर्स्ट वाला सिलेक्ट करके ओके कर दिया, या फिर आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, ओके। तो ये ओपन हो गया। और यहाँ पर देखिए ओपन इमेज, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इमेज का फोल्डर ओपन करके देगा। यहाँ पर से हम कोई भी इमेज को ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये अलर्ट आ जाएगा कि आपने कोई भी इमेज सिलेक्ट नहीं किया है, इसको ओके कर देना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ओपन ऑल, ओके। तो इसमें आपको उतना ही बटन मिलता है जितना बटन आप डेटा फोल्डर के अंदर दिया था। तो यहाँ पर से आप किसी भी फोल्डर पे जा सकते हैं, किसी भी फोल्डर का कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर ये क्या है, फॉलिंग लीफ, ये फोल्डर ओपन करना चाहेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, फॉलिंग लीफ। ये देख सकते हैं आप, हमने ये फोल्डर सिलेक्ट किया था तो ये फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पर से हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। हमने कैंसिल किया तो फिर से ये अलर्ट आ गया कि हमने कोई भी इमेज सिलेक्ट नहीं किया है, ओके डन। और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है सिंगल ऑटो फिल। इस बटन में आपको और 3 ऑप्शन मिलेगा, एक है ऑटोमेटिक फिल, एक है मैनुअल फिल और एक है ओपन इमेज। तो ऑटोमेटिक फिल जो है वो आपको पीएचडी में जितने भी फ्रेम रहेगा, और वो फ्रेम अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा
या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसी इमेज को ओपन करेगा और ये पीएचडी जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यानी आपके टेम्पलेट में जितना भी फ्रेम है वो सभी के सभी ऑटो फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक इमेज ओपन होगा, ऑटोमेटिक फिल होगा और ये फ्रेम के हिसाब से ही फिल होगा। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और इसको फिल कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टोटल टेम्पलेट रेडी हो चुका है और इसमें अगर आप देखेंगे ये एक वर्टिकल फ्रेम था तो इसमें एक वर्टिकल इमेज आ गया है, ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम था तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल इमेज आ गया है, ये वर्टिकल था वर्टिकल आया। जितने भी फ्रेम है वो सभी के सभी उसके डायमेंशन के हिसाब से ही फिल हुआ है। और यहाँ पर देख पाएंगे ये जो फ्रेम है इसमें हमने इसको ऑटो कन्वर्ट नहीं किया था ऑटोमेटिक के लिए, तो ये रह गया है। तो अगर आपके किसी भी टेम्पलेट में अगर कोई भी फ्रेम रह जाता है तो उसके लिए भी हमने एक बटन दिया है सिंगल बोल के, ठीक है। जैसे कि ये एक फ्रेम है, इसको हमें फिल कर देना है तो हम सिंगल पे जाएंगे और यहाँ पर भी आपको दो बटन मिलता है, एक है ऑटोमेटिक फिल और एक है मैनुअल फिल। तो हम ऑटोमेटिक पे कर देंगे तो ये एक ही इमेज ओपन होगा और वो इमेज जो है वो फ्रेम के हिसाब से ही ओपन होगा। यानी ये जो मार्क्स है यहाँ पर एक्चुअली ये मार्क्स थोड़ा हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल इमेज आ गया है। ओके, तो हम इस टेम्पलेट को अभी क्या करेंगे F12 से रिवर्ट कर देंगे। हमने F12 कीबोर्ड पे प्रेस किया, ये फ्रेम जितना भी फिल हुआ था वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, हमारा पीएचडी वापस हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी सिंगल ऑटोफिल पे जाएंगे फिर से। यहाँ पर 3 बटन है तो हम तीनों बटन का काम एक एक करके देखेंगे। तो हमने अभी फ़िलहाल देखा ऑटोमेटिक फिल, अभी देखेंगे हम मैनुअल फिल। ओके, मैनुअल फिल पे क्या होगा, आपके जितने भी फ्रेम है उतने टाइम आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा और उस समय जो फ्रेम सिलेक्टेड किया हुआ होगा वो फ्रेम अगर वर्टिकल रहेगा तो आपका वर्टिकल फोल्डर ओपन हो जाएगा और अगर वो फ्रेम हॉरिजॉन्टल रहेगा तो आपका हॉरिजॉन्टल फ़ोटो का फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो हम लाइव डेमो देखेंगे मैनुअल फिल। और ये देखिए फ़िलहाल ये फ्रेम सिलेक्टेड है और उसके लिए ये फोल्डर हमें ओपन करके दिया है, क्योंकि ये जो फ्रेम सिलेक्टेड है ये हॉरिजॉन्टल है तो हमें हॉरिजॉन्टल का इमेज सिलेक्ट कर देना है। हम एक इमेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके वो बैठ जाएगा और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपका टेम्पलेट का फ्रेम ख़त्म नहीं होता है। ये फिर से देखिए ये वाला फ्रेम सिलेक्टेड है और यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल इमेज देना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इमेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं अभी वो इमेज यहाँ पर दूसरी बार दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो ऑटोमेटिक यूज्ड फोल्डर के अंदर चला जा रहा है। ओके, तो अभी हमें ये वर्टिकल फोल्डर ओपन करके देगा क्योंकि ये जो फ्रेम अभी सिलेक्टेड किया हुआ है ये देख पाएंगे ये वर्टिकल है तो हमें वर्टिकल का फोल्डर ओपन हो गया है। आप चाहे तो नेविगेट करके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इमेज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम वर्टिकल फोटो ही दे रहे हैं। ओके, हमारा जो टेम्पलेट है वो ऑटोफिल हो गया है। ओके, तो सिंगल ऑटोफिल में और एक बटन है जो है ओपन इमेज, ठीक है। तो हम अभी इसका काम देखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले टेम्पलेट को रिवर्ट करना पड़ेगा। हम फिर से इसको F12 से रिवर्ट कर दिया है और इस बटन के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ओपन इमेज के लिए आपका जो टेम्पलेट है उसमें कितना फ्रेम है। तो इस टेम्पलेट पे आप देख पा रहे होंगे टेम्पलेट के नेम पे लिखा है 2v4h, यानी 2 वर्टिकल फ्रेम है और 4 हॉरिजॉन्टल फ्रेम है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इमेज ओपन करना है 2 से ज़्यादा, सॉरी हमने पीएचडी का फोल्डर ओपन कर दिया, इमेज ओपन इमेज। तो 2 से ज़्यादा हमें वर्टिकल फ्रेम के लिए इमेज ओपन करना है। आप 2 से कम नहीं रख सकते, 2 से ज़्यादा ही रखना होगा। 2 से ज़्यादा कितने भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्टिकल इमेज हम 3 ओपन कर रहे हैं, यह सर 3 ओपन कर रहे हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमने 3 ओपन कर दिया और हमें क्या करना है
4 हॉरिजॉन्टल इमेज को ओपन करना है, यानी 4 से ज़्यादा रख सकते हैं, 4 से कम नहीं रख सकते आप। तो हम फिर से ओपन इमेज पे जाएंगे, इस बार हॉरिजॉन्टल में जाएंगे और 4 से ज़्यादा फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। ओके, सारा का सारा ओपन हो चुका है। हमें अभी फिर से जाना पड़ेगा पीएचडी में। तो ये हमें पीएचडी पे आ गए और यहाँ पर हम सिंगल ऑटोफिल में जाएंगे और उसके बाद ओपन इमेज पे क्लिक करेंगे। तो ओपन इमेज क्या करेगा, ये जितना भी फ़ोटो आपके फोटोशॉप में फ़िलहाल ओपन होगा उसी इमेज से ये टेम्पलेट ऑटोफिल करेगा, लेकिन उसमें भी आपका जो फ्रेम होगा उसी हिसाब से फिल होगा। यानी अगर आपका फ्रेम जो है हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल इमेज ही आएगा, और अगर आपका एक फ्रेम वर्टिकल है तो वर्टिकल इमेज ही आएगा। तो हमने क्लिक कर दिया, आप देख पाएंगे बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी आपका जो टेम्पलेट है वो रेडी हो जाएगा। आप देखते रहिए। ओके, आप देख पाएंगे आपका जो टेम्पलेट है वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पर से आप देख पाएंगे फ़ोटो भी कम हो गया है, क्योंकि जो फ़ोटो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो फ़ोटो ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है और वो यूज्ड फोल्डर के अंदर चला गया है। ठीक है, तो इसको हम फिर से रिवर्ट कर देंगे और जितना भी बाकी इमेज है वो क्लोज कर देंगे हम। ओके, तो यहाँ पर हम अगर नेक्स्ट बटन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे फुल ऑटो एल्बम, ये वाला। तो ये क्या करेगा, हम इसको भी क्लोज कर दिए। फुल ऑटो एल्बम में क्या करेगा, यहाँ पर एक हमें पॉपअप मिलेगा, ये वाला। इसमें आपको 3 बटन मिलेगा, या आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑटो टेम्पलेट का फोल्डर देना है। हम यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके। फिलहाल हमारा जो फोटोशॉप में इसमें एक दिक्कत है तो इसीलिए डायलॉग ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी एक तरीका है। अब आपका टेम्पलेट का फोल्डर कहाँ पर है, ऑटो पीएचडी टेम्पलेट है, ये वाला फोल्डर हमारा है। तो हम इसको ओपन करेंगे और इसमें हम क्लिक कर देंगे साइड बार के एड्रेस बार में, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और नेक्स्ट में इमेज कलेक्शन फोल्डर देना है कि आपका जो इमेज है वो कहाँ पर है। तो हम फिर से जाएंगे इमेज फोल्डर में, रॉ इमेज, यहाँ पर से फिर से इसमें क्लिक कर देंगे और यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर ये दे देंगे पेस्ट। और उसके बाद हमें देना है आउटपुट फोल्डर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम कर रहा है अभी। एल्बम आउटपुट फोल्डर हमें कहाँ पर देना है, डेस्कटॉप और आउटपुट, ओके कर दिया। तो ये क्या करेगा, अगर हम क्रिएट एल्बम में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट एल्बम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो टेम्पलेट का फोल्डर है ऑटो पीएचडी में, इसमें जितने भी टेम्पलेट रहेगा, यहाँ पर देखिए फिलहाल 6 टेम्पलेट है और ये फोटोशॉप का एक डिबगिंग है जो हमने चालू करके रखा है तो इसलिए ये आ रहा है। ओके, ये फिलहाल नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है फोटोशॉप। यहाँ पर 6 टेम्पलेट है, 6 के 6 एक एक करके ओपन होगा, ऑटोफिल होगा और हमारे आउटपुट फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। और इमेज जो है रॉ फोल्डर के अंदर से जितने भी आपका इमेज है हॉरिजॉन्टल फोल्डर में, वर्टिकल फोल्डर में, वो एक एक करके यूज्ड होगा और यूज्ड फोल्डर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पर से कैंसिल कर सकते हैं, हेल्प के लिए हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसमें अगर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे वेबसाइट में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हम इस पर क्रिएट एल्बम पे क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। पहला पीएचडी पर जो है वो ओपन हो चुका है। जो इमेज हमारे रॉ फोल्डर के अंदर है वहाँ से इमेज आ रहा है, ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर आप जितने भी टेम्पलेट रखेंगे उसी के हिसाब से टाइम लगेगा। और आप टेम्पलेट वही चूज़ करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको चाहिए वो टेम्पलेट आप हमारे जो ऑटो टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर है वहाँ पर से आप चूज़ करेंगे एक एक करके और इसको किसी दूसरे फोल्डर के अंदर कॉपी कर देंगे। उसके बाद आपको बैच, ये जो बटन है ये एक्चुअली में बैच के लिए है। आप बैच एक साथ बहुत सारे टेम्पलेट को रेडी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और अभी हम जाते हैं डेस्कटॉप में।
और ये रहा हमारा ऑटो पीएचडी का टेम्पलेट, और ये है हमारा आउटपुट फोल्डर। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो दो फोल्डर बन चुका है, एक पीएचडी में और एक जेपैक में। हम पहले अगर जेपैक की बात करें तो ये जो जेपैक है इसमें आपका जो टेम्पलेट रहेगा वो ऑटोफिल होकर जेपीजी में सेव होगा, और इसका क्वालिटी जो है वो 12 पे रहेगा। यानी फोटोशॉप का अगर आप जानते हैं 12, तो फोटोशॉप का 12 है मैक्सिमम लेवल का। ठीक है, तो फोटोशॉप के मैक्सिमम जो है उसी हिसाब से ये सेव होगा। जेपैक में आप देख पाएंगे इसमें कोई एरर नहीं आएगा, मैक्सिमम क्वालिटी में सेव होगा ये। हमारा जो इमेज है वो थोड़ा ख़राब है, क्योंकि इसमें अगर हम हाई डेफिनेशन का इमेज रखते तो लोड ज़्यादा होता है। अब अगर बाकी एलिमेंट के देखेंगे तो एलिमेंट में देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम एचडी में आएगा ये, मतलब फुल रेजोल्यूशन में आएगा। और उसके बाद अगर हम पीएचडी की बात करें तो ये ऑटोफिल होकर इसमें सेव हो जाएगा। अब इसको बाद में मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देख सकते हैं आप, इसको हम अगर आप ओपन करेंगे तो ये फोटोशॉप में ओपन हो रहा है। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम इसको कर सकते हैं कोई भी चेंजेस। और उसके बाद अगर हम मार्केट पीएचडी ऑटोफिल के बारे में बात करें तो हमारे पास कुछ मार्केट पीएचडी भी है। हम जाते ओपन ऑल, यहाँ पर मार्केट पीएचडी का फोल्डर नहीं दिया गया है, तो मार्केट पीएचडी के फोल्डर के मैनुअली जाते हैं, मार्केट पीएचडी। अभी फ़िलहाल इंटरनेट में बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं, यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हम पहले टेम्पलेट को ओपन करते हैं, ये मार्केट पीएचडी का है, ओपन कर लिया हमने। ओके, ये टेम्पलेट जो है देखिए ये ऑलरेडी ऑटोफिल है, तो इसके लिए हमने एक ऑप्शन यहाँ पर रखा है रिमूव ओल्ड इमेज। हम अगर इसमें क्लिक कर देंगे तो देखिए अगर रिमूव अगर हो सकता है तो हो जाएगा। ये देखिए कुछ इमेज रिमूव हो चुका है और कुछ रह गया है। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे लेयर में, ये जो है एल्बम क्विकर प्रो पीएचडी का है। फिर से अगर इसको क्लिक कर देंगे तो फिर से शायद वो इमेज डिलीट हो जाए। ओके, और एक बार देखते हैं। ओके, अब नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ये इमेज है, कहाँ पर है, ये एक्चुअली फ्रेम में है तो इसीलिए ये डिलीट नहीं हुआ। ये देखिए ये फ्रेम बन चुका है इसीलिए डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम अगर इसको ऑटोफिल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये पहला हमारा सिलेक्शन है। आपको क्या करना होगा, ये जो टूल है पहला वाला मूव टूल, इसको सिलेक्ट करना है और इसमें ऑटो सिलेक्ट का जो है ये इसको टिक कर देना है, और उसके बाद शो ट्रांसपेरेंट कंट्रोल्स इसको भी टिक कर देना है ताकि आपको पता चले कि कौन सिलेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, शिफ्ट बटन जो है कीबोर्ड में इसको दबाए रखते हुए सभी फ्रेम को एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने शिफ्ट बटन दबाया और उसके बाद एक एक करके सभी फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा पहला इमेज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 डॉज। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप 10 फ्रेम है। इसको हमने सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट बटन दबाए रखते हुए, और करने के बाद हम क्या करेंगे, मार्केट पीएचडी ऑटोफिल में क्लिक कर देंगे और ये थोड़ा प्रोसेस करेगा और ऑटोमेटिकली जो आपका जो टेम्पलेट होगा वो रेडी होकर फिल हो जाएगा। ये देखिए आपका टेम्पलेट ऑटोफिल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि इसमें फ्रेम भी ज़्यादा है, 10 फ्रेम है।
ओके, तो आप देख पाएंगे हमारा जो टेम्पलेट है वो बढ़िया तरीके से बहुत ही फास्ट रेडी हो चुका है। और इसमें अगर आप देखेंगे जो फ्रेम हॉरिजॉन्टल है उसमें हॉरिजॉन्टल इमेज ही आया है, और जो फ्रेम वर्टिकल है उसमें वर्टिकल फ़ोटो ही आया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप कोई भी मार्केट पीएचडी एक साथ ऑटो फिल कर सकते हैं। आपको उसको मार्केट पीएचडी को ऑटो टेम्पलेट के लिए कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली ऑटो फिल कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बटन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेंस टेम्पलेट बोल के एक बटन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेम्पलेट है, ये जो टेम्पलेट है इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जितने भी फ़ोटो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वही फ़ोटो से हम दूसरे पीएचडी को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी इमेज है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे भी टेम्पलेट में। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा विथ आपका जो ऑटो टेम्पलेट का फोल्डर होगा उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको लिखा दिखाएगा प्लीज़ सिलेक्ट ए 6B4H फ्रेम पीएचडी टेम्पलेट। यानी आपको ऐसा एक टेम्पलेट चूज़ करना है जिसके अंदर 6 वर्टिकल फ्रेम होगा और 4 हॉरिजॉन्टल फ्रेम होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो फिलहाल हमारा वैसा टेम्पलेट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन टेम्पलेट का फोल्डर है ऑटो टेम्पलेट का, उसके अंदर जाएंगे। वॉल्यूम 2 में अगर हम जाएंगे और 1237 के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च कर देंगे। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे 6B4H। उसके बाद हम इंटर कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक टेम्पलेट आपको मिल रहा है। आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिया गया है, उसमें और भी होगा। वॉल्यूम 1 के अंदर भी होगा, बाकी फोल्डर के अंदर होगा, लेकिन इस फोल्डर के अंदर एक ही टेम्पलेट है ऐसा जिसके हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बस ये टेम्पलेट को ओपन कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाकी काम हो जाएगा। ये देखिए टेम्पलेट ओपन हो चुका है और एक एक करके फ़ोटो आ रहा है, फिल हो रहा है। यहाँ से एक एक करके फ़ोटो जो है वो निकल रहा है और यहाँ पर आके ऑटो फिल हो रहा है। आपको कोई भी इमेज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें क्लिक कर देना है। जो आपको लिखा दिखेगा उस हिसाब से आपको फ्रेम हिसाब से आपको पीएचडी ओपन कर देना है, बस काम खत्म। बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपका जो टेम्पलेट है वो रेडी हो चुका है और इसमें भी आप देख पाएंगे फ्रेम के हिसाब से ही इमेज आया है। वर्टिकल फ्रेम में वर्टिकल इमेज, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में हॉरिजॉन्टल इमेज। अगर हम इस टेम्पलेट को भी दोबारा चेंज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। हमें कोई भी इमेज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जितने भी इमेज है सभी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको चेंज टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर से आप देखेंगे वही लिखा है, क्योंकि हमने वही फ्रेम ही इस्तेमाल किया है तो उसी हिसाब से आया है यहाँ पर। तो हम अभी वॉल्यूम 1 पे जाएंगे और यहाँ पर से एक टेम्पलेट ओपन करेंगे। हमें क्या लिखना होगा, 6B4H, यानी वही टेम्पलेट, सही हिसाब से एक टेम्पलेट ओपन कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक टेम्पलेट आ चुका है। इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो फिर से वही दोबारा प्रोसेस इस्तेमाल होगा। यहाँ पर से एक एक करके इमेज निकलते जाएगा, वहाँ पर ऑटोफिल होते जाएगा। ओके, तो हमारा जो टेम्पलेट है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट बटन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन आता है सिंगल। सिंगल में क्या है, आप एक एक करके फ्रेम को फिल कर सकते हैं। हमने 2 फ्रेम का जो इमेज है वो डिलीट कर दिया। अगर हम चाहेंगे इस फ्रेम को हमें फिलअप करना है तो हम उस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और सिंगल के अंदर आपको 2 वैरायटी मिलते हैं, एक है ऑटोमेटिक फिल और एक है मैनुअल फिल। पहले हम ऑटोमेटिक फिल पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फ्रेम के हिसाब से एक इमेज ओपन होगा, उसमें आके फिल हो जाएगा। यानी ये जो फ्रेम था ये हॉरिजॉन्टल था, तो ये देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल इमेज आ चुका है और यहाँ पर फिल हो जाएगा। ये देखिए ये फिल हो चुका है हॉरिजॉन्टल इमेज के साथ, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा बटन इस्तेमाल करेंगे मैनुअल का। हम मैनुअल बटन पे क्लिक कर दिया और ये देखिए हमें हॉरिजॉन्टल का फोल्डर ओपन करके दिया है, क्योंकि ये जो फ्रेम है वो हॉरिजॉन्टल है।
तो हमें एक हॉरिजॉन्टल इमेज देना है। आप चाहे तो वर्टिकल इमेज भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमें एक हॉरिजॉन्टल फोल्डर पे जाएंगे, सॉरी वर्टिकल फोल्डर के अंदर से हम कोई भी वर्टिकल इमेज भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये फोटो दे दिया, तो ये इसके साथ ऑटोफिल हो जाएगा। देखिए ये ऑटोफिल हो चुका है। तो अगर हम नेक्स्ट बटन पे जाए तो ये आता है स्वाइप का। स्वाइप में एक सिस्टम है, अगर आप एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप आ जाएगा कि आपने एक इमेज सिलेक्ट किया है। देखिए ये हमने क्लिक किया और ये देखिए एक अलर्ट आ गया कि आपने एक इमेज सिलेक्ट किया है। तीन, और अगर हम मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट कर दें 3 या 4 तो भी वही इसमें आ जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर यू हैव सिलेक्टेड 3 फोटो, तो स्वाइप नहीं हो सकता है। स्वाइप के लिए बस आपको 2 ही इमेज सिलेक्ट करना है। इस इमेज को सिलेक्ट किया और हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने स्वाइप पे क्लिक कर दिया। देखिए बहुत ही जल्द, बहुत ही फास्ट ये स्वाइप हो चुका है। ठीक है, तो हम किसी भी इमेज के साथ किसी भी इमेज को स्वाइप कर सकते हैं, यानी उसके जो फ्रेम है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमने इस इमेज के साथ इसको स्वाइप करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया। अब दो इमेज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। अब अगर लेयर के साथ सिलेक्ट करना है आप कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप विजुअली सिलेक्ट करेंगे, मतलब आप टेम्पलेट में अगर आप ऑटो सिलेक्टर टूल से सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट बटन दबाना है। एक इमेज को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन और उसके बाद दूसरी इमेज पे क्लिक कर देना है, तो दोनों इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने 2 इमेज सिलेक्ट किया और स्वाइप पे क्लिक कर दिया। ये देखिए स्वाइप हो चुका है। ठीक है, अब किसी भी इमेज के साथ किसी भी इमेज को स्वाइप कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बटन पे जाए तो यहाँ पर आता है रिप्लेस। जैसे कि ये जो फ्रेम है ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम है और इसमें हमने यहाँ पर वर्टिकल इमेज लाया था, तो उसी हिसाब से ये वर्टिकल आया है। तो हमें क्या करना है, ये इस इमेज को चेंज करना है। तो हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया और रिप्लेस पे क्लिक किया, तो ये हमें डायलॉग ओपन करके दिया, क्योंकि ये जो फ्रेम है ये हॉरिजॉन्टल का है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल फोल्डर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर से हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल इमेज देना है। तो एक हॉरिजॉन्टल इमेज को हमने सिलेक्ट किया, ये वहाँ पर फिल हो जाएगा। देखिए ये फिल हो गया। अब किसी भी इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। और फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कोई कटआउट वगैरह नहीं है, तो हम एक कटआउट वाला पीएचडी ओपन कर लेते हैं। हमने आपको कटआउट वाला भी टेम्पलेट दिया है, मैक्स कटआउट बोल के एक फोल्डर आपको मिलेगा, मैक्स कटआउट। इसके अंदर जितने भी टेम्पलेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पलेट में ज़्यादा से ज़्यादा कटआउट यूज किया गया है। आप कोई भी टेम्पलेट को अगर ओपन करेंगे उसमें आप कटआउट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे ये जो टेम्पलेट है इसमें कटआउट इस्तेमाल किया गया है। ये कटआउट है, हमें इस कटआउट को रिप्लेस करना है। तो हमने कटआउट को सिलेक्ट किया और रिप्लेस कटआउट को क्लिक किया। ये क्या करेगा, हमने जो कटआउट फोल्डर दिया था वो फोल्डर हमें ओपन करके दे देगा। तो हमें यहाँ पर से कटआउट सिलेक्ट कर देना है, तो वो कटआउट यहाँ पर आके रिप्लेस हो जाएगा। तो हमने कटआउट सिलेक्ट किया और आप देख पाएंगे यहाँ पर ये आके उसी हिसाब से उसी साइज में लग जाएगा। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आके लग गया। और अगर हमें इसको सिलेक्ट करना है, ये कटआउट है, इसको अगर हमें रिप्लेस करना है तो कटआउट को सिलेक्ट किया हमने और रिप्लेस कटआउट पे क्लिक कर दिया। और इस बार हम ये वाला दे देते हैं। इसमें साइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल का है और इसमें कटआउट का जो साइज़ है थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए ये ज़्यादा हो चुका है। तो हमें क्या करना है, इसको छोटा कर देना है।
आप अगर ऑल्ट बटन दबाए रखते हुए ऐसा करेंगे तो उसी जगह पर ये छोटा बड़ा होता जाएगा। ओके, देखिए आपका जो कटआउट है वो रिप्लेस हो चुका है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक कुछ रह चुका है कि यहाँ पर एक क्लिप आर्ट यूज़ किया गया है शायद, ये वाला, इसको आपको डिलीट कर देना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे करके आप किसी भी टेम्पलेट का कटआउट को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट बटन में जाएंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा इस टेम्पलेट के साथ, तो हमें कुछ दूसरा टेम्पलेट ओपन करना पड़ेगा। हमने एक दूसरा टेम्पलेट ओपन किया और इसमें अब नेक्स्ट बटन में क्या आता है, रिप्लेस फ्रेम। तो उसके लिए हमें पहले एक इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब फिल करना पड़ेगा। तो हमने इसको ऑटो फिल कर दिया और ऑटो फिल काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो इमेज का फोल्डर है वहाँ पर से इमेज ख़त्म हो चुका है। ओके 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 ओके, रॉ इमेज हॉरिजॉन्टल। इस फ्रेम को हमने सिलेक्ट किया, सिंगल पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक पे क्लिक किया, ये यहाँ पर आके लग जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बटन में हमारा आता है रिप्लेस फ्रेम। इस इमेज पे कोई भी फ्रेम इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मान लीजिए इसमें एक फ्रेम था तो हमें उसको रिप्लेस करना है। तो हमने क्या करना है, बस इमेज को सिलेक्ट करना है और रिप्लेस फ्रेम पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा फ्रेम का फोल्डर ओपन करके दे देगा। देखिए पीएनजी फ्रेम, यहाँ पर से हम कोई भी एक फ्रेम दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये फ्रेम दे देना है, ठीक है। तो इस फ्रेम को हमने ओपन किया, ये हमारा जो टेम्पलेट है उसमें आके लग जाएगा। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा जो फ्रेम है वो यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। अब किसी भी टेम्पलेट में किसी भी इमेज को ऐसे ही फ्रेम को सेंस कर सकते हैं। इस इमेज पे भी अगर हम चाहे तो फ्रेम लगा सकते हैं, रिप्लेस फ्रेम। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेम मिल जाएगा, आप कोई भी फ्रेम लगा सकते हैं। मैं मान लीजिए ये फ्रेम देना है, हमने फ्रेम को चूज किया, और ये देखिए फ्रेम यहाँ पर आके लग गया, ठीक है। तो हम रिवर्ट में जाते हैं और नेक्स्ट बटन में अगर हम जाए तो रिप्लेस मार्क्स है। तो मान लीजिए हमने 2 फ्रेम पहले फिल कर लेते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज का जो मार्क्स है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको पहले इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद रिप्लेस मार्क्स। तो ये हमें मार्क्स का फोल्डर ओपन करके दे देगा, यहाँ पर से कोई भी हम मार्क्स दे सकते हैं। तो हम कोई भी मार्क्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लीजिए ये वाला दे देना है, तो हमने ये सिलेक्ट किया और ये यहाँ पर आके लग गया, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इमेज छोटा हो रहा है।
देखिए मास्क है, इसको हमने छोटा कर दिया और इसको हम साइज पे रख देते हैं। देखिए ये मास्क यहाँ पर लग गया। और इसका भी हम अगर चाहे तो मास्क को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस मास्क, और ये दे देना है। तो इसको हमने सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर मार्क्स जो है वो चेंज हो चुका है और इसमें अप्लाई हो चुका है। और दूसरा नेक्स्ट आएंगे तो आपको मिलेगा कहाँ पर, हाँ, फिट टू फ्रेम। यानी अगर आपका किसी भी इमेज का फ्रेम के हिसाब से नहीं आया है, मान लीजिए ये जो मास्क है इसके हिसाब से इमेज नहीं आया है, ये बड़ा है, तो इसको आप फिट टू फ्रेम कर सकते हैं। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फ्रेम के हिसाब से फिट हो जाएगा। स्प्लिट फ्रेम, इसके लिए तो हमें एक फ्रेम मैन्युअली बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो कहाँ पर है हमें ढूंढ नहीं सकते, एक फ्रेम बना लेते हैं हम। पहले हम फ्रेम बना लेते हैं कुछ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी के सभी फ्रेम एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब एक ही लेयर में सारा का सारा फ्रेम है। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा मिलते हैं एल्बम डिज़ाइन करते हुए, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब एक एक फ्रेम को अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है स्प्लिट फ्रेम, ये वाला स्प्लिट फ्रेम। तो आपको बस वो लेयर सिलेक्ट करना है और स्प्लिट फ्रेम पे अगर हम क्लिक करेंगे, सारा का सारा लेयर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। देखिए अगर हम अभी सिलेक्ट करेंगे तो सारा का सारा अलग हो चुका है। हम एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको फिल भी कर सकते हैं। और अभी आपको ये दिखाई देते हैं यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक जो है उसके लिए रेडी हो चुका है, यानी ऑटो फ्रेम के अंदर है ये। अगर हम चाहे इसको एक साथ ऑटो फिल कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑटोमेटिक फिल भी हो गया है। और नेक्स्ट बटन में आपको क्या मिलता है, इंपोर्ट फ्रेम। आप इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसमें नहीं कर रहे कि ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें अगर हम डिलीट करना चाहें एक करके तो बहुत सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा। तो हम यहीं पे दिखा देते हैं। मान लीजिए आपका पूरा टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन है, ठीक है, और आपको इतना से इतना का जितना भी डिज़ाइन है वो सब डिलीट कर दिया है आपने, और यहाँ पर आपको कुछ नया चाहिए, मतलब आप उसको चेंज करना चाहते हैं डिज़ाइन को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंपोर्ट फ्रेम कर सकते हैं। हमारे वर्डिंग टूल्स के साथ आपको टोटली 6000 से ऊपर आपको टेम्पलेट मिल जाएगा ऑटो लेआउट का PSD फ्रेम। इसको अगर हम इसके प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं तो यहाँ पर आपको 6000 से ऊपर मिल जाता है। ये देखिए 6852 आपको लेआउट मिलते हैं। यहाँ पर से आप कोई भी एक फ्रेम चूज़ कर सकते हैं ऐसा, और इस पर जितना भी फ्रेम है वो सब के सब अब सेपरेटेड है, मतलब आप एक बार अगर उसको इंपोर्ट कर देंगे तो उसको फिल कर सकते हैं। ये टोटली 1236 का आधा है। इसको अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो 1236 के जितना भी पेज है वो आधा फिल हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं 1236 के साइज में भी है, कुछ बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये बहुत सारे काम के लिए बहुत सारे लेआउट में है। ये देखिए आप 1236 के साइज में है ये सारे, ठीक है। आप कोई भी लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट किया, इसको ओपन किया और ये जो है यहाँ पर आके लग जाएगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब बस इसको ड्रैग करना है और इसको बड़ा छोटा करना है। जहाँ पर रख सकते हैं, आप जहाँ पर रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर लग चुका है। और अगर हम फिर से करें इंपोर्ट फ्रेम, और इस बार हम चाहते हैं कि ये वाला जो है इसको इंपोर्ट कर दें, देखिए ये आ गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। और अगर हम चाहे तो कोई भी डिज़ाइन को हम एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं।
बाद में वो आप इंपुट कर सकते हैं। जैसे कि इस टेम्पलेट में आप देख पा रहेंगे यहाँ से यहाँ तक आधा, इसको हमें सेव करके रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बस एक्सपोर्ट फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। तो एक्सपोर्ट फ्रेम पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, जितने भी फ्रेम हमने सिलेक्ट किया उन सभी को एक ही पीएचडी के अंदर ऑटोमेटिकली सेव करके रख देगा, हमारा जो लेआउट का फोल्डर है उसी के अंदर। ठीक है, तो ये काम प्रोसेस एंड हो चुका है। और यहाँ पर से अगर हम अभी अपने को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, हम अगर इसको चाहे तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रेम। तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो फ्रेम हमने अभी एक्सपोर्ट किया वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हम इसको मूव करके जहाँ पे रखना चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर रख दिया और देखिए बिल्कुल वैसा ही पीएचडी बन गया। हम अगर नेक्स्ट बटन पे जाए तो यहाँ पर जाते हैं एरिया फिल। इसकी मदद से हम कोई भी सिलेक्टेड एरिया पे ऑटो फिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई भी सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा और एक एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने रेक्टेंगल मार्क टूल लिया। तो मान लीजिए ये जो फ्रेम है हमने सिलेक्ट किया और इसको हम एरिया फिल पे कर देंगे ऑटोमेटिक, और ये ऑटोमेटिक एक फ्रेम बन के फिल हो जाएगा। ये देखिए, हम जितने चाहे उतना ही फ्रेम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ऑटो फिल कर सकते हैं, एरिया फिल। अब अगर मैनुअल पे जाएंगे तो वो फ्रेम आप जिस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे एरिया, उसी फोल्डर ओपन होगा। मतलब अगर आप वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं तो वर्टिकल फोल्डर ओपन हो जाएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल का फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से हमने एक इमेज दे देना है और यहाँ पर आके ये ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि जब देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तो यहाँ पर एक फोल्डर दिया गया है बैकग्राउंड का। ठीक है, एरिया फिल गया बैकग्राउंड। हम बैकग्राउंड पे गए, हम कोई भी एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए वाइट वाला देते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइट रहेगा। ये हमें दे दिया ये वाला, तो यहाँ पर बैकग्राउंड आके लग जाएगा। आपको बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कर देगा। यहाँ पर देखिए ब्लर आ गया है। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर कर दे तो आप वो कर सकते हैं। आप जितने से ब्लर रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद आपका आता है कलर पैनल। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा कलर कर दे तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ऐसे कलर सेंस कर सकते हैं, यहाँ पर से सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, और यहाँ पर से डार्क और वाइटर बना सकते हैं। तो हमने इसको वाइटर रखा थोड़ा और ओके कर दिया। देखिए हमारा बैकग्राउंड लग गया है। अगर आप दूसरी बार बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो पहले ये डिलीट हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से ओपन हो जाएगा। अब इसको फिर से ओपन कर सकते हैं, ये वाला दे दिया हमने, फिर से वही प्रोसेस दौड़ाएगा। अब अगर कोई भी किसी भी साइज़ का बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं तो एल्बम टेम्पलेट के हिसाब से वो आके फिल हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा वाइटर है, ये वाइटर आ गया है। इसमें हमें मान लीजिए ब्लर का ज़रूरत नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, और कलर की भी थोड़ा बहुत कर देते हैं। ओके, हो गया। अगर हम चाहते हैं कोई क्लिप आर्ट लाना तो वो भी हम कर सकते हैं, बस हमें एक एरिया सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई एरिया सिलेक्ट नहीं करेंगे और इसमें क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ सिलेक्ट एरिया फर्स्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले एक एरिया सिलेक्ट कर देंगे। इतने ही एरिया में हमें चाहिए कि क्लिप आर्ट, इसमें हमने क्लिक किया और ये हमें क्लिप आर्ट का फोल्डर ओपन करके दिया। अब यहाँ पर से हम कोई भी क्लिप आर्ट दे सकते हैं। मान लीजिए ये वाला देना है हमें, इसको हमने सिलेक्ट किया और ये यहाँ पर आके लग गया। ठीक है, अब एक एरिया सिलेक्ट किए, सॉरी एरिया नहीं, क्लिप आर्ट। हमने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, क्लिप आर्ट का फोल्डर हो गया।
ओपन, और इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं। अब इसको मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये जो है ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही शायद है, कहाँ गया, और नहीं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है, वो बिल्कुल ओरिजिनल साइज में आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्लियर फोटो का एक बटन दिया गया है, नेक्स्ट बटन जो है क्लियर फोटो, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो जितना फोटो हमने फिल किया है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए फोटो डिलीट हो गया, फ्रेम रह गया। रीनेम ऑल लेयर, तो ये आता है बेसिकली मार्केट पीएचडी के लिए। तो हम पहले एक मार्केट पीएचडी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लियर फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑटोफिल नहीं किया गया है। इसके लिए दूसरा बटन दिया गया है, रिमूव ओल्ड इमेज, ये मार्केट पीएचडी के लिए दिया गया है। तो इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो जितना भी फोटो ऑटोमेटिक पहले से ही फील्ड है मार्केट पीएचडी में, वो आगे करके डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो रह गया है, ये वाला, तो हम दूसरी बार ट्राई करेंगे। ओके, तो 2 गया, और ये नहीं जाएगा क्योंकि ये फ्रेम के हिसाब से है, तो ये डिलीट हो जाएगा, तो फ्रेम भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ये इमेज भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि शायद ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। हाँ, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के है और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसीलिए ये डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, और रीनेम ऑल लेयर, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी लेयर है इसके अंदर सभी के सभी रीनेम हो जाएगा। देखिए ये जितने भी लेयर है सबके सब एक साथ रीनेम हो चुका है। और इसमें अगर हम जाएंगे रिमूव ओल्ड इमेज, ये तो हमने देख लिया। अनलिंक ऑल लेयर, मान लीजिए आपका कोई भी लेयर लिंक्ड है किसी के भी साथ, आप उसको अनलिंक कर सकते हैं। बस आप कोई भी लेयर एक सिलेक्ट कर दीजिए और अनलिंक्ड लेयर पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा लेयर जो है वो अनलिंक हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है कन्वर्ट टू ऑटो। तो उसके लिए हमें पहले ये जो फ्रेम है इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट टू, अगर हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो सॉरी नहीं, यहाँ पर हम इसको स्टराइज कर सकते हैं, लेकिन स्टराइज करने से बाद वो सभी के सभी एक ही लेयर पे आ जाएगा। कन्वर्ट टू लेयर, ओके, तो ये कन्वर्ट टू लेयर होकर आ गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, बस एक एक करके लेयर को बाहर निकल देना है। ओके 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 ओके, नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम सभी को डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट भी नहीं कर सकते, रिवर्ट कर लेते हैं। ओके, इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये तो एक ही साथ है, तो इसको हम स्प्लिट कर दे सकते हैं। जितने भी इमेज है वो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट फ्रेम। देखिए जितने भी फ्रेम है वो स्प्लिट हो रहा है। चलिए हमारा जो फ्रेम है वो स्प्लिट हो चुका है। अब ये सिंगल लेयर में है, ये देखिए। तो कन्वर्ट टू ऑटो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी फ्रेम है उन सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप शिफ्ट बटन दबाते हुए सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं एक एक करके। तो हमने पहले ये वाला गणपति को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, ऐसे करके हम सभी फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सभी फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया। और अगर हम अभी कन्वर्ट टू ऑटो पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये जो टेम्पलेट है ये ऑटोमेटिक टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होके हमने जो ऑटो कन्वर्ट के लिए जो फोल्डर दिया है वहाँ पर जाके सेव हो जाएगा। अब इस पर क्लिक किया,
ये पहले सभी लेयर को देखेगा और उसके बाद इसको सेव कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो कन्वर्ट पे अभी अभी एक टेम्पलेट आ गया है और ये जो है इसमें देखिए अब हिसाब भी लगा दिया है 6B3H, मतलब इसमें 6 जो है वर्टिकल फ्रेम है और 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे ये ऑटोमेटिकली ये रेडी है, ठीक है। ये अगर हम इसको चाहे तो अभी ये ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे जितने भी लेयर है वो वेडिंग टूल्स के हिसाब से रीनेम हो चुका है, ठीक है। तो हम किसी भी टेम्पलेट को ऐसे ऑटो कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक के लिए। हमारे पास फ़िलहाल कुछ ऑटो टेम्पलेट है, हम इन तीनों को ओपन कर लेते हैं एक साथ। ओके, अब देख पाएंगे इसमें भी पहले से ही इमेज जो है वो फिल है और ये मार्केट पीएचडी है। तो इसमें हम क्लियर फोटो नहीं कर सकते क्योंकि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने फिल नहीं किया है, जो किसी दूसरे ने फिल किया है। तो उसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है रिमूव ओल्ड इमेज, इसमें हम क्लिक करेंगे तो सारा का सारा इमेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए जितने भी इमेज है वो डिलीट हो जाएगा। रिमूव ओल्ड इमेज, ये भी डिलीट हो गया। फिर से रिमूव ओल्ड इमेज, ये भी डिलीट हो गया। और अभी हम अगर इसको चाहे तो ऑटो के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक एक करके सभी फ्रेम को सिलेक्ट करना होगा। हमने सभी फ्रेम को सिलेक्ट किया और कन्वर्ट टू ऑटो पे क्लिक कर दिया। सेव हो रहा है, ओके। तो ये सेव हो चुका है। हम अभी दूसरे टेम्पलेट पे जाते हैं और सभी फ्रेम को एक एक करके शिफ्ट बटन दबाए रखते हुए सिलेक्ट करेंगे और ऑटो कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। हम अभी लास्ट पीएचडी पे जाते हैं और एक एक करके सभी फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। ऑटो कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए, तो ये भी सेव हो चुका है। तो हम भी क्लोज ऑल पे कर देंगे, सभी को क्लोज। फिर हम अगर देखेंगे ऑटो कन्वर्ट फोल्डर के अंदर तीनों के तीनों फ्रेम, तो ये तीनों को तीनों टेम्पलेट जो है वो आ चुका है। और यहाँ पर से कोई भी हम टेम्पलेट को ओपन करके उसको ऑटो फिल कर सकते हैं। ये जो फ्रेम है ये ऑटो फिल के लिए रेडी है। हम अगर जाए दूसरी बार ओपन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखिए मार्केट पीएचडी है और यहाँ पर ऑटो कन्वर्ट, इसमें हमारा ऑटोमेटिक जो टेम्पलेट हमने अभी बनाया वो है। इसमें से हम एक टेम्पलेट को ओपन करते हैं और इसको हम ऑटो फिल कर देंगे, सिंगल ऑटो फिल और ऑटोमेटिक। है तो मान लीजिए हमारा जो टेम्पलेट है ये फिल हो चुका है, हमने कंफर्म कर लिया। तो हमें अगर ये जो टेम्पलेट हमने अभी अभी बनाया है इसको अगर आप चाहते हैं सेव करना, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट एल्बम बटन दिया गया है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो टेम्पलेट है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा हमारे आउटपुट फोल्डर के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्लिक
क्लिक काम नहीं किया है क्योंकि हमने दूसरे टास्क पे थे। तो इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये काम स्टार्ट हो चुका है और ये सेव होकर क्लोज हो गया। ठीक है, अगर हम आउटपुट फोल्डर के अंदर जाए PSD, देखिए ये PSD यहाँ पर आ चुका है और इसमें नंबरिंग भी हुआ है। देखिए नंबरिंग हो रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप अगर हम जाए तो यहाँ पर देखिए इमेज प्रोसेसर प्रो दिया गया है। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन एक इमेज प्रोसेसर दिया गया है। इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं एक साथ। बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप की तरफ से भी एक इमेज प्रोसेसर दिया जाता है स्क्रिप्ट के अंदर, इमेज प्रोसेसर। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन थोड़ा कम मिलता है, इसके लिए हमने एक इमेज प्रोसेसर प्रो दिया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, आप एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी कुछ सेम टू सेम ही है लेकिन बहुत कुछ है। तो इसमें देखिए फोल्डर आप चूज़ कर सकते हैं कहाँ पे आपका इमेज, कौन सी इमेज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। करेंट इमेज मतलब जो ओपन होगा वो, और यूज़ ओपन इमेज, जितने भी इमेज ओपन होगा वो, और एक फोल्डर दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेव कहाँ पर होगा ये दे सकते हैं आप। कौन से फॉर्मेट में सेव होगा वो आप दे सकते हैं, JPEG, TIF, PSD। अगर आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस का बटन दिया गया है, आप प्लस पे क्लिक करेंगे और एक टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर से आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं यहाँ पर देखिए टाइप दिया गया है। यहाँ पर बहुत कुछ टाइप दिया गया है, सेम एज सोर्स, बिटमैप, BMP, ZIP, JPEG, फोटोशॉप EPS, फोटोशॉप PDF, PNG, टारगा, TIF, इतने फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर से आप अगर चूज कर देंगे तो यहाँ पर से देखिए जो टाइप है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर से इसको रिसाइज कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। और आउटपुट प्रोफाइल, कलर प्रोफाइल क्या रहेगा, सेम एज सोर्स, वर्किंग RGB, जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्वालिटी क्या होगा आपका 12 हो सकता है, मैक्सिमम क्वालिटी 12 होता है। और फॉर्मेट क्या होगा, स्टैंडर्ड, प्रोग्रेसिव, ऑप्टिमाइज्ड। आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। कॉपीराइट आप दे सकते हैं और इसमें आप नंबरिंग दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैनुअली आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कस्टम टेक्स्ट, यहाँ पर कुछ भी आप देख सकते हैं नाम, वो उस नाम के साथ जुड़ जाएगा। एक्सटेंशन के बाद आप नहीं दे सकते क्योंकि वो फाइल सपोर्टेड नहीं होगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट नेम दे सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम जो है ये देखिए, यहाँ पर पहला वाला कैपिटल होगा, बाद का सब स्मॉल होगा, और इसमें सभी के सभी स्मॉल होगा। आप इतने बहुत कुछ दे सकते हैं। एक्सटेंशन कैपिटल में, एक्सटेंशन स्मॉल में, डेट मंथ ईयर, यहाँ पर डेट और मंथ आएगा, इसमें ईयर पहले आएगा, डेट आएगा, उसके बाद मंथ आएगा। यहाँ पर 4 फॉर्मेट में होगा, अगर ईयर में 4 अल्फ़ाबेट होता है तो 4 आएगा। ऐसे करके बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पर से एक्शन भी रन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रन एक्शन, बिफोर इमेज रिसाइज, यानी अगर आप इसको ओपन कर दिया है, इसको ऑन रखा है तो इसमें ये ऑप्शन ओके। तो बिफोर आफ्टर कुछ भी कर सकते हैं। एक्शन आपका जो लोड होगा वो एक्शन आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों बटन का काम तो आप पहले ही देख चुके हैं। और नेक्स्ट आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या है, आप किसी भी लेयर में, सिंगल लेयर पे या फिर मल्टीपल लेयर पे एक साथ स्ट्रोक लगा सकते हैं। आप स्ट्रोक में देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाइन दिया गया है, एक है सॉलिड वाइट स्ट्रोक और एक है सॉलिड ब्लैक स्ट्रोक। आप यहाँ पर जितने भी बटन दिया गया है आप उतने पे क्लिक करके उतना ही पिक्सल का स्ट्रोक लगा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट का है तो हमने 10 पिक्सल ब्लैक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर 10 पिक्सल ब्लैक का एक स्ट्रोक लग जाएगा। ये देखिए हमारा स्ट्रोक लग गया है। आप अगर चाहते हैं तो 30 पिक्सल यूज कर सकते हैं, ज़्यादा आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मैनुअल तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल लेयर चला आ गया है, यहाँ पर से आप बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर से आप
कलर को चेंज करके ग्रेडियंट देख सकते हैं, आपको बाकी सब पता ही है, फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। ओके, हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल हो चुका है। और इसमें हम अगर जाए फुटर की तरफ, तो यहाँ पर आपको एल दिखाई देगा और उसके बाद सी दिखाई देगा। ये दोनों बटन काम नहीं करेगा क्योंकि ये मार्क के लिए रखा है, ये कोई बटन नहीं है। एल के मतलब होता है लेयर और सी का मतलब होता है कैनवास। तो यहाँ पर रोट के सिस्टम किया गया है, रोटेट कर रही, तो आप किसी भी इमेज को रोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये इमेज को सिलेक्ट किया और इसको हमें लेफ्ट की तरफ रोट कर देना है, सॉरी राइट की तरफ, तो हमने इसको रोट कर दिया। और अगर हमें इसको फिर से रोट कर देना है उल्टी तरफ से काउंटर क्लॉकवाइज, इसका हम काउंटर क्लॉकवाइज भी रोट कर सकते हैं। अब इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, यहाँ पर से फ्लिप दिया गया है, आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये वर्टिकली फ्लिप हुआ है, और अगर आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप होना तो इसके लिए भी एक बटन दिया गया है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप। ठीक है, आप किसी भी इमेज को किसी भी तरफ से फ्लिप कर सकते हैं, रोट कर सकते हैं। और कैनवास में अगर हम जाए तो कैनवास का मतलब होता है फुल डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन है वो टोटली रोट हो जाएगा। देखिए राइट की तरफ क्लॉकवाइज, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो फुल जो डॉक्यूमेंट है वो क्लॉकवाइज रूट हो जाएगा। देखिए रोट कैनवास हो रहा है। डॉक्यूमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए टाइम लग रहा है। ये देखिए रूट हो गया। अब इसको हम वापस कर देते हैं, फिर से टाइम लेगा। देखिए अब इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, टाइम लगेगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जितने भी बाकी बटन देख पा रहे हैं ये सभी भी काम का ही है। अब यहाँ पर इसको इमेज को सिलेक्ट किया और कैनवास पे क्लिक किया, कैनवास का नाम दे दिया ओके। और इसमें आप इसका लाइट बड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी में काम हो रहा है क्योंकि ये एल्बम बना रहे तो इसीलिए वर्क कर रहे तो इसलिए ज़्यादा हो रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओके करने के बाद इसको क्लिप कर देना पड़ेगा। ये क्लिपिंग में नहीं है, इसको हम क्लिप कर देंगे तो ये बस उसी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इतने भी जो बटन दिया गया है यहाँ पर, ये आप इमेज को काम करते हुए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अभी जाते हैं दूसरी टैब पे, मैनुअल एल्बम। यहाँ पर आपको 4 टैब मिलते हैं, ऑटो एल्बम, मैनुअल एल्बम, फोटो वर्क्स और स्टूडियो वर्क। हम जाते हैं मैनुअल वर्क पे, मैनुअल एल्बम। यहाँ पर बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन है सभी का हम क्लोज कर देंगे। ओके, मैनुअल में हम जाते हैं, पहले आपको मिलते हैं क्रिएट न्यू पेज। आपको यहाँ पर बहुत सारे साइज में पेज मिल जाएगा। आप किसी भी आपका जो क्लिक करेंगे तो उसी साइज़ का एक टेम्पलेट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, साइज़ में एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम साइज न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम साइज़ देखें इसका, तो ये इसका तो ये हमें सेंटीमीटर में दिखा रहा है, इंची में हमें सेंटीमीटर में दिखा रहा है। हाइट होगा 12 इंच और विड्थ होगा 36 इंच और विड्थ होगा 36 इंच। ठीक है, अब इसका DPI जो है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो DPI है रेजोल्यूशन वो आ चुका है, ये वाला। अब इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो दूसरी बात, हम किसी भी क्लिक करेंगे तो उसी साइज़ का एक टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, सभी के सभी बटन काम का ही है। ओके, तो अगर हम बढ़ा सकते इसमें कुछ काम करना चाहें, यहाँ पर शेप का एक बटन दिया गया है, एक ये ड्रॉप डाउन दिया गया है, यहाँ पर सब शेप बना सकते हैं। यहाँ पर बाकी थोड़ा बहुत शेप दिया गया है और यहाँ पर ज़्यादा शेप नहीं दे सकते। इसके साथ आपको एक शेप का टेम्पलेट, सॉरी एक शेप का आपको प्रीसेट मिलता है, वो अगर आप लोड कर लेंगे फोटोशॉप में तो आपको बहुत सारे शेप मिल जाएगा। और फोटो वर्क के अंदर आपको मेकअप के लिए कुछ ब्रश भी दिया गया है। यहाँ पर से आप इतने सारे ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक ब्रश प्रीसेट दिया गया है, वो आप लोड कर देंगे तो बहुत सारे ब्रश भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर इतना ही
शेप दिखा रहा है, तो हम इसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोई भी शेप ले सकते हैं। अगर आप किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से एक शेप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये शेप नहीं बना, क्योंकि ये जो शेप है फिलहाल हमारे फोटोशॉप में लोड नहीं है। तो लोड हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। ओके, तो हमारे डेस्कटॉप में शेप का एक प्रीसेट है, ये देखिए शेप, वेडिंग टूल शेप 40 MB का है और ब्रश जो है वो 74 MB का है। तो शेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा हमें शेप पे। यहाँ पे देखिए ये शेप है और ये शेप ही है। हम अगर जाए कस्टम शेप पे, कस्टम शेप टूल और यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप 2020 में कुछ शेप दिया गया है। फिलहाल ये सब शेप हमारे काम के नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट शेप करेंगे। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। आपको पहले जाना पड़ेगा शेप में, राइट क्लिक करते हुए कस्टम शेप टूल पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर शेप का एक प्रीसेट आ जाएगा। इसमें आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इंपोर्ट शेप पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमें शेप को इंपोर्ट करने का ऑप्शन दे देगा। हमें जहाँ पर भी आपके शेप है वहाँ पर आप नेविगेट करेंगे और उसके बाद शेप को सिलेक्ट कर देंगे। तो हमने इस शेप को सिलेक्ट कर दिया, ये लोड हो रहा है शायद, ये लोड हो चुका है। अगर हम नीचे जाएंगे तो देखिए वेडिंग टूल शेप, यहाँ पर हमें बहुत सारे शेप मिल जाएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे शेप मिल जाएगा, आइकन भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर। ओके, अगर हम अभी इसमें क्लिक करें तो देखिए शेप बन गया है। ठीक है, पहले तो काम नहीं कर रहा था लेकिन अभी कर रहा है कि हमने लोड कर दिया। किसी भी शेप पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो शेप बन जाए। और इसमें जो कलर आ रहा है ना, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है। ये देखिए ब्लैक सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए ब्लैक आ रहा है। अगर हम इसमें कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर दें तो वही कलर आ जाएगा। ओके, फिलहाल तो नहीं आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, शायद ये हमने ब्लैक करके रखा है तो ब्लैक ही आ रहा है। अब इसको चेंज कर सकते हैं, लेयर पे जाएंगे और इसमें डबल क्लिक करेंगे तो कलर पैनल आ जाएगा। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने यहाँ पर एक बटन भी दिया गया है, कहाँ पर है, शेप कलर। ये देखिए शेप कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर का ऑप्शन आ जाएगा। आप कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी शेप का, अगर वो शेप में है तो। जैसे कि ये देखिए ये शेप टूल में है तो इसीलिए काम कर रहा है। अगर आप किसी दूसरे फिल लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। हम किसी भी शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर शेप कलर दिया गया है, आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो हम अब जाते हैं नेक्स्ट बटन में, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पर देखिए वाइट बैकग्राउंड है तो हमें एक बैकग्राउंड दे देना है इमेज का। तो हम बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक किए तो हमें बैकग्राउंड का फोल्डर ओपन करके देगा। ये से कोई भी एक बैकग्राउंड दे देंगे। ये साइज हो रहा है, तो ये साइज होकर लग गया, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये बात देखिए ब्लर का ऑप्शन हो गया है। अगर हम चाहते हैं तो इसको ब्लर कर सकते हैं। ओके, और अगर हम चाहते हैं तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको वाइटर बना सकते हैं। ओके, और अगर हम चाहते हैं कि इस टेम्पलेट में हमें कलर देना है, बैकग्राउंड नहीं देना है, तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिया गया, बैकग्राउंड कलर। इसमें क्लिक करेंगे, आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसमें। एक कलर दे दिया, कलर में तो ब्लैक कलर की ज़रूरत नहीं है तो हमें इसको कैंसिल कर दिया। और इसको भी अगर आप चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं। ओके कर दिया। ओके, फिलहाल जितने भी फ्रेम वगैरह है सभी का हमने डिलीट कर दिया बैकग्राउंड के साथ। और हम जाते हैं मार्क्स पे। यहाँ पर JPG मार्क्स लिखा है लेकिन कोई भी मार्क्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मार्क्स पे क्लिक किया, मार्क्स का फोल्डर ओपन हो गया और हम एक मार्क्स दे देते हैं।
मार्क्स यहाँ पर आ गया है। हम इसको फिल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एल्बम पे जाते हैं, ऑटो एल्बम और सिंगल फिल। इसको अगर हम फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। देखिए डिलीट कर दिया हमने मिनिमल एल्बम। फिर से जाएंगे जेपीजी मार्क्स। पहले और एक बार भी बता देता हूँ आपको, जेपीजी मार्क्स में आप कोई भी मार्क्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पीएनजी मार्क्स, पीएनजी मार्क्स यहाँ पर से हमें एक मार्क्स दे देना है। सर्कल नहीं, शेप। ओके यहाँ पर शेप है, ट्रैक पे जाते हैं। ओके मान लीजिए ये वाला हमें दे देना है। हमने इसको सिलेक्ट किया और ये देखिए यहाँ पर मार्क्स लग गया। अगर हम चाहते हैं इसको फिल करना तो हम इसको फिल कर सकते हैं, सिंगल ऑटोमेटिक। देखिए ये फिल हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं इसी मार्क्स को डुप्लीकेट करना तो ऑल्ट बटन आप प्रेस करेंगे और ऑल्ट बटन प्रेस करते हुए इसको आप ड्रैग करेंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। आप अगर चाहते हो 4 फ्रेम लेना तो 4 फ्रेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आता है फिल। मान लीजिए आपको डिजाइनिंग करना है बस कुछ, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर से यहाँ पर है, हमें एक बस फिल लेयर चाहिए कलर का। तो ये हमने सिलेक्ट किया और फिल कर दिया। देखिए ये एक फिल लेयर बन गया। और इसको आप चाहते हैं तो ऑटो फिल कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें चाहिए मान लीजिए दोनों के बीच में, नहीं एकदम लास्ट में चाहिए। ओके ठीक है, लास्ट में चला गया। ये बस डिजाइनिंग के लिए रखा गया है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑटो फिल के लिए वो भी कर सकते हैं और इसको डिजाइनिंग के लिए भी रख सकते हैं। और ये बताते हैं हम पीएनजी फ्रेम पे। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे ये पर लिखा आएगा सिलेक्ट एरिया फर्स्ट यूजिंग रेक्टेंगुलर मार्क टूल। ओके तो हमें रेक्टेंगुलर मार्क टूल लेना है और एक एरिया दे देना है। हमें इसी एरिया के अंदर एक पीएनजी फ्रेम चाहिए। हमने इसको क्लिक किया और एक फ्रेम दे देना है हमें। मान लीजिए यही फ्रेम देना है। हमने ये फ्रेम सिलेक्ट किया। ये देखिए इसके अंदर एक फ्रेम बन चुका है। ये देखिए ये फ्रेम आ चुका है और इसका फ्रेम का बैकग्राउंड लेयर है। हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है और ऑटो फिल कर देना है तो ये फिल हो जाएगा। हम इसको दिखा देते हैं एक बार। और इसका बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, तो हम इसको बैकग्राउंड को एक कलर दे देते हैं। तो देखिए ये आसानी से आपको दिख रहा है। ये देखिए इसमें फ्रेम लग गया है। ठीक है ना। और ऐड कट आउट, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमें वही मैसेज आएगा क्योंकि हमें एक एरिया दे देना है। हमें इस एरिया में एक कट आउट चाहिए। मान लीजिए इतने से इतने एरिया में हमें कट आउट चाहिए। तो हमने एरिया सिलेक्ट किया और ऐड कट आउट पे क्लिक किया तो ये हमें कट आउट का फोल्डर ओपन करके दे देगा। तो मान लीजिए हमें ये वाला कट आउट चाहिए तो ये हमने सिलेक्ट किया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आता है ओरिजिनल साइज के साथ। ओके अब जैसे कि ये बटन दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक फिल लेयर चाहिए, बस एक कलर्ड लेयर। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये एक फिल लेयर बन गया और हमें यहाँ पर कोई दूसरा कलर चाहिए, ये वाला दे दिया और इसको हम डाउन कर देंगे यहाँ पर। वैसे बहुत ही आसानी से एक टेम्पलेट बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि
इसकी मदद से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बस इसकी मदद से आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सभी लेयर को डिलीट कर देंगे। डिलीट, सभी लेयर डिलीट हो गया। और ये देखिए एरिया टू फ्रेम, आप एक साथ मल्टीपल एरिया सिलेक्ट करेंगे और उसको एक साथ मल्टीपल फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने सेव फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। अब हम अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये हर एक फिल जो है वो सेपरेट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप इसको ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हो रहा है। चलिए, ये हो गया। आप ये देख सकते हैं मूव टूल लेके, यहाँ पर हर एक फील्ड जो है वो सेपरेटेड है। ठीक है, आप इसको एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं, ये एक टेम्पलेट के हिसाब से सेव होकर रख जाएगा। आप बाद में किसी भी टेम्पलेट में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक्सपोर्ट फ्रेम, आपको सभी फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो हमने सभी फ्रेम को सिलेक्ट किया और इसमें क्लिक किया, एक प्रोसेस हो रहा है। ये हमारा जो ऑटो लेआउट का फोल्डर है वहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। चलिए, सेव हो गया है। आप ये ओपन ऑल पे जाके चेक कर सकते हैं। पीएचडी लेआउट ये वाला देखिए, ये फिर ऑटोमेटिक सेव होकर रह गया है। आप अगर इसको ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 12 के साइज में एक लेआउट सेव हो चुका है। इसको क्लोज कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर से जितने भी लेयर है सभी को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं अब इंपोर्ट फ्रेम पे, इंपोर्ट पीएचडी फ्रेम। हमने इस पर क्लिक किया और ये वाला फ्रेम दे दिया। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। ये दूसरा फ्रेम है लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। ओके, यहाँ पर आप देखिए मैजिक इफेक्ट। मान लीजिए ये जो फ्रेम है ये हम ऐसे भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। ये मान लीजिए ये वाला फ्रेम हमारा फिल है, ये वाला लेयर है। इसमें अगर हम मैजिक इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो देखिए इमेज जो भी इसमें आएगा, अब हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। आपको ऐसे पता नहीं चलता ना, इसीलिए मैंने पहले फिल कर लिया था। किसी भी फ्रेम को अगर इसे कर देते हैं मैजिक इफेक्ट, तो ये देखिए फ्रेम का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और इसके बाद आप कोई भी इमेज अगर इसमें फिल करते हैं तो वो इमेज ब्लैक एंड वाइट में या फिर जो आपका बैकग्राउंड होगा उसके हिसाब से लुमिनेट हो जाएगा। इमेज एक्चुअल में ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट आ गया है क्योंकि हमने वो ऑप्शन इस्तेमाल किया गया। ये देखिए एक्चुअल इमेज कलर में है। ठीक है, मैजिक इफेक्ट गया और अगर हम इसको डिलीट कर दें, सेव टेम्पलेट, अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, सभी लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सभी फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक एक करके हमने सभी फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया और सेव टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया। तो ये जो टेम्पलेट है वो ऑटोमेटिकली ऑटो टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर रहेगा। हम देखते हैं, हमने यही फोल्डर दिया था लेकिन यहाँ पर सेव नहीं हुआ। अब ओके, देखिए ऑटो कन्वर्ट के अंदर ये टेम्पलेट जो है वो आ चुका है, ऑटो कन्वर्ट के अंदर ये वाला। ठीक है,
जब भी और सेव टेम्पलेट करेंगे तो वो ऑटो कन्वर्ट पे सेव हो जाएगा। और फोटो वर्क्स हम अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको अगर दिखाते जाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम पहले इसको बस ऐसे ही बोल देते हैं। ऑटो में क्या होगा, आप अगर किसी इमेज को ओपन करते हैं तो वो ऑटो डिटैच हो जाएगा एक साथ। फिलहाल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फिर भी ओपन इमेज, हॉरिजॉन्टल रिटच के लिए एक बेस्ट फोटो ढूंढने से पहले ये आई वाला ऑटो रिटच पे अगर हम ऑटो 1 पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो इमेज होगा वो रिटच हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्किन होगा स्किन को सिलेक्ट करना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कलर रेंज को सिलेक्ट करते हुए। और यहाँ पर फोटोशॉप की तरफ से एक ऑप्शन दिया गया है स्किन टोन बोल के। अब अगर इसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्किन होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कम सिलेक्ट हुआ है और ज़्यादा सिलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर से फाजीनेस को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो हमें मान लीजिए इतना ही करना है, बस इतना ही हमने ओके कर दिया और आपका जो इमेज है वो ऑटो रिटच होकर आ जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटो रिटच का लेयर है और ये ओरिजिनल लेयर है। अगर हम इसको हाइड कर दें तो थोड़ा सा शेकी आता है, और इसको अगर हम ऑन कर दें तो ये थोड़ा सा रिटच होकर आएगा है। ऐसे ही 4 सिस्टम है यहाँ पर, 4 जो आप देख पा रहे हैं, ऑटो 1, ऑटो 2, ऑटो 3, ऑटो 4। ये सारों को चाहे ऑटो रिटच करेगा, लेकिन सभी के सभी में थोड़ा बहुत अंतर है। स्किन रिमेक पे आप स्किन को रिमेक कर सकते हैं, स्मूथ स्किन कर सकते हैं, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको सेपरेशन कर सकते हैं, ये लेवल 2 है। प्लास्टिक स्किन बना सकते हैं, शार्प पेन आईज बना सकते हैं, आप आई को थोड़ा शार्प कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया और हमें क्या करना होगा, लेयर पे जाना होगा। यहाँ पर आई का एक टोटल फोल्डर बन गया है, ग्रुप। और यहाँ पर देखिए बार्न है, लाइट है और शार्पन है। हमें शार्पन मार्क्स जो है उसको क्लिक करना है और यहाँ पर से हम उसको अगर थोड़ा सा पेंट कर देंगे। यहाँ पर देखिए मार्क्स ब्लैक में है तो आपका जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर वाइट में रखना होगा। ठीक है, वाइट में रखते हुए आपको आई में थोड़ा सा पेंट कर देना है। और इसके बाद हम देखेंगे तो आई देखिए अभी थोड़ा सा ब्लर्ड है और अभी देखिए शार्प है। ठीक है, और लाइट अगर आप चाहते हैं तो लाइट बढ़ा सकते हैं। हम क्या करेंगे, वाइट वाला जो पार्ट है आई का उसमें पेंट करेंगे। ये देखिए आई वाइट हो गया है। और इसमें अगर आप चाहते हैं इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये एक्चुअली कार्प में है। ठीक है, और उसके बाद फिर से लेयर में जाएंगे, बार्न, इसमें भी हमने क्लिक किया। ये देखिए आई का जो ब्लैक स्पॉट है इसमें हमने क्लिक किया। ये बार्न जो है थोड़ा सा फिर भी मतलब ब्लैक कर दिया इसको। और टीथ वाइट आइज, मतलब आई को आप फिर से वाइट कर सकते हैं। स्किन टेक्सचर बना सकते हैं, स्किन में टेक्सचर डाल सकते हैं। लेवल 2 सिलेक्ट स्किन कर सकते हैं, स्किन पे ब्लर डाल सकते हैं, लेवल 2 है। वाइट स्किन बना सकते हैं, लेवल 2 है। रिमूव एंड स्किन टेक्सचर डिफेक्ट रिमूवर, डिफेक्ट रिमूवर मतलब आपके किसी स्किन में अगर कोई डिफेक्ट है, स्पॉट है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। मैटिफायर बना सकते हैं, रेडनेस रिमूवर, अगर आपका इमेज जो है वो थोड़ा रेडिस्ट है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। लेवल 2 है। स्किन फ्लैर्स है, लेवल 2 है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं, हाई शार्पनेस डाल सकते हैं, हाई प्लस कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट, शैडो कॉन्ट्रास्ट, मिड नाइट कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है रिटच में। और उसके बाद आता है मेकअप। अब मेकअप में आपको बहुत सारे मेकअप ब्रश मिलता है। आप किसी भी ब्रश पे सिलेक्ट करेंगे तो वो ब्रश लोड हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वो ब्रश इंस्टॉल नहीं किया गया है। यहाँ पर से हम जाएंगे, हमें क्या करना होगा, ब्रश टूल सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर देखिए ब्रश का एक लोगो आ रहा है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें इंपोर्ट ब्रश कर देना है। तो हमें साथ एक आपको ब्रश भी दिया गया है, वो ब्रश कहाँ पर रखा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमने डेस्कटॉप पे रखा है। यहाँ पर देखिए वो एडिटिंग टूल्स, उसको हमें सिलेक्ट कर देना है तो ये लोड हो जाएगा। यहाँ पर ये लोड हो रहा है।
तो देखिए लास्ट में आपको वेडिंग टूल्स बोल के एक ब्रश का फोल्डर दिख जाएगा और इसके अंदर आपको बहुत सारे ब्रश जो है वो दिख जाएगा, ये देखिए। तो अभी अगर हम किसी भी ब्रश पे क्लिक करेंगे मेकअप ब्रश, तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी फोल्डर था उसके अंदर आ चुका है, ये देखिए। तो हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करके ऊपर ला देना है, ठीक है। तो अब ये सिलेक्ट होगा ने ओके। तो ये लेयर में प्रॉब्लम है, ओके। ये देखिए ब्रश आ रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर से मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रश दिया गया है, ये किसी वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर सही तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल वीडियो में दिया गया है कैसे इंस्टॉल करना है, वैसे इंस्टॉल करने से ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, आई शेड आता है, आई शेडो आता है, आईलाइनर आता है, मस्कारा आता है, फार्ड आता है, लेवल 2 लेवल 3, लिपस्टिक आता है, नेल वर्निश आता है, लिप एक्सटीट्यूड आता है, टीथ वाइटनेस आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है एडजस्टमेंट एंड कलर, डोडल एंड बर्न लेवल 2, ऑटो ट्यून, ग्लो ग्रेन लेवल 1, सॉरी ऑटो 1, ऑटो 2, ऑटो 3। इसमें क्या होगा, मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखाता हूँ। डेस्कटॉप, रॉ इमेज, वर्टिकल, ओके। जी ये वाला इमेज हमने ओपन कर लिया और इसमें हम ऑटो 1 पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ब्लेंड मोड आ गया है। आप इसमें जितना भी लेवल रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। हम 100 पे रख दिए और ओके कर दिए। यहाँ पर आपको आता है हाइगन सैचुरेशन के लिए, ह्यूमन सैचुरेशन, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ओके। ओके इमेज एकदम बिल्कुल कलर हो चुका है। ये वाला पहले था और ये आ गए। अब एक एक इमेज पे अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पर लेवल 2 3 दिया गया है और इसको हम डिलीट कर दिए, ऑटो 3 तक दिया गया है। और इसमें दिया गया है वेडिंग कलर इफेक्ट। वेडिंग कलर इफेक्ट में आपको बहुत सारे कलर मिलता है, किसी भी कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन टेल, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो गोल्डन टेल का एक कलर बन जाएगा, गोल्डन टेल का कलर बन गया। लेकिन एक एक PSB मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है ये, तो इसके लिए एक बटन दिया गया है फिनिश कलर। ये बस कलर के लिए दिया गया है। आप किसी भी कलर इफेक्ट में क्लिक करेंगे तो ये एक PSB में होगा। PSB का मतलब होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट एडिटिंग मोड, ठीक है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट एडिटिंग मोड में है, तो इसको हम कर देंगे फिनिश कलर, तो ये सेव होकर क्लोज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये आता है सिनेमेटिक कलर। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर मिलता है, क्रोमा, इंस्टाग्राम, बहुत कुछ मिलता है। रेड टेल मैट, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो रेड टेल मैट का एक कलर बन जाएगा, ये देखिए। इसमें भी देखिए PSB में है, तो ये इसको हम कर देंगे फिनिश कलर, तो ये सेव होकर क्लोज हो जाएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद आता है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में आपको टोटली 11 लेवल मिलते हैं। इसमें आप कोई भी ब्लैक एंड वाइट मोड डाल सकते हैं। एक एक इमेज में ऐसा अलग अलग इफेक्ट करता है ये। तो इसमें फिर से करेंगे फिनिश कलर, डिलीट, ब्लैक एंड वाइट B&W डायनामिक, देखिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैनुअली टच। मैनुअली टच में आपका होता है एयर ब्रशिंग स्किन, सॉफ्ट स्किन। इसको आप मैनुअली ब्रश करेंगे ऐसे करके, आपको जहाँ पर चाहिए। सब कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसके बाद आता है फ्लेयर। फ्लेयर में क्या आता है सन, हॉट सन और कूल सन, लेंस फ्लेयर, इवनिंग सन, अब जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके ऊपर के एरो पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक सन बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर सन लाइट आ गया है। इसको हम डिलीट कर दिए। साइड में अगर हम क्लिक करें तो इस कॉर्नर पे आ जाएगा।
इस कॉर्नर पे लाटा गया। और अगर हम अप्लाई लेंस फ्लेयर पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए लेंस फ्लेयर यहाँ पर आ गया है। ओके, यहाँ पर एक लेंस फ्लेयर आ गया है, लेकिन हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा। इवनिंग सन पे अगर क्लिक करूँ तो इवनिंग कलर मोड पे एक सन लाइट आ जाएगा। कूल पे अगर हम जाएंगे तो साइड में क्लिक करते ही इस कॉर्नर पे आ जाएगा। कूल में लगता गया। और उसके बाद आते हैं ओवरले पे। आप इमेज पे कोई भी ओवरले डाल सकते हैं। इसको अगर आप चाहते एल्बम बनाते हुए रख सकते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर बोके पे क्लिक करेंगे तो बोके का फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से हम एक बोके दे देते हैं। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा। देखिए ये देखिए आ गया, बोके आ गया। और यहाँ पर से हम किसी दूसरे ब्रश को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ब्रश। और यहाँ पर से हम जहाँ पे भी चाहते हैं वहाँ पर से इसको रिमूव कर सकते हैं। हम कहीं पे भी इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोके डिलीट हो जाएगा। और ओवरले पे आपको बहुत सारे बटन मिलते हैं, बबल, फ्लावर फॉल। अगर हम फ्लावर फॉल पे जाते हैं तो यहाँ पर हम फ्लावर डाल सकते हैं। फ्लावर फॉल पे शायद हमने कुछ दूसरा फोल्डर सेलेक्ट कर दिया तो इसलिए ऐसा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फॉलिंग लीफ, फॉलिंग लाइट लेक, फॉलिंग लीफ पे देखते हैं। तो फॉलिंग लीफ पे सही फोल्डर इस्तेमाल किया है हमने, तो ये वही फोल्डर ओपन करके दे रहा है हमें। हम यहाँ पर से कोई लीफ का एक PNG आप दे सकते हैं। मान लीजिए ये दे देना है। इसको आप जब एल्बम क्रिएट कर रहे होंगे या फिर एल्बम डिजाइन कर रहे होंगे तब भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम स्टूडियो वर्क पे। स्टूडियो वर्क पे मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टूडियो के काम करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर बैकग्राउंड सीन्स मिलते हैं, स्काई रिप्लेसमेंट मिलते हैं, फिल मिलते हैं और प्रिंट मिलते हैं। 4 बटन है। तो हम पहले ऐसा एक इमेज ओपन करते हैं जिसमें आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाला, इसमें हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को चेंज करना है। ये वाला स्टूडियो वर्क बैकग्राउंड चेंज पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। सैम्पल कलर, यहाँ पर से हम कलर दे देंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो किस कलर में है। ठीक है, यहाँ पर से हमने बैकग्राउंड दे दिया। ओके, यहाँ पर देखिए वाइट टीथ में थोड़ा सा आ रहा है, ड्रेस में आ रहा है। तो इसके लिए सही तरीका क्या है, मैं आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क टूल है, यहाँ पर से हमें बस थोड़ा सा सैंपल दे देना है। ठीक है, यहाँ पर से मान लीजिए इतना, तो ये मल्टीपल सिलेक्शन ऑन करके रखना है, या फिर से आप शिफ्ट बटन दबाए रखते हुए काम कर सकते हैं। तो हमारा मल्टीपल सिलेक्शन ऑन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से थोड़ा सा दे देंगे और फिर भी यहाँ से थोड़ा सा दे देंगे और यहाँ से यहाँ तक, फिर से यहाँ से यहाँ तक। तो हमने इतना ही दे दिया और उसके बाद हमने बैकग्राउंड सेल्स पे क्लिक कर दिया। अब अगर अभी हम इसको देंगे तो ये ड्रेस में नहीं लेगा सिलेक्शन। ठीक है, ड्रेस में दिखा रहा है लेकिन फिर भी नहीं लेगा। थोड़ा सा कम कर दिया। ओके, देखिए हमारे स्टूडियो बैकग्राउंड का जो फोल्डर है वो ओपन करके दे दिया हमें। यहाँ पर से हम कोई भी एक बैकग्राउंड दे सकते हैं स्टूडियो इमेज के। मान लीजिए ये हमने दे दिए। यहाँ पर देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर से आप बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं, मतलब ब्लर कर सकते हैं, उसके बाद कलर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देख पाएंगे यहाँ पर से थोड़ा सा हमें रह गया है। तो इसके लिए सही तरीका क्या है, मैं इसको दिखाता हूँ। आप कोई भी सिलेक्शन टूल लेते हैं
और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट एंड मार्क्स का ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन एंड मार्क्स का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इसको ओवरले पे क्लिक करते हैं, नहीं इसमें क्लिक करते हैं तो सही तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर से हम थोड़ा रेडियस को बढ़ा देते हैं कि क्या होता है, नहीं आ रहा है ठीक से। तो रिफाइन एज ब्रश या फिर ब्रश टूल, हमने ब्रश टूल लिया और यहाँ पर से हम इसको पेंट कर देंगे। सर ये उल्टा काम कर रहा है तो मैंने गलत सिलेक्शन किया। ये आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, हमने इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर दिया। थोड़ा सा काम किया है यहाँ पर, यहाँ पर भी बैक हो रहा है तो हम बैक नहीं चाहिए हमें। ये बटन हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर से हम इसको पेंट कर देंगे। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो फिर भी आपको और एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर जो मार्क्स है वो वाइट में दिखा रहा है और बैकग्राउंड मार्क्स का ब्लैक में दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, वाइट फोरग्राउंड कलर रखना है और उसके बाद हमें इसको पेंट कर देना है। तो पेंट सिलेक्ट करनी है, ब्रश सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको पेंट कर देना है। तो ये उल्टा हो रहा है, हमें क्या करना होगा, इसको डबल क्लिक करना होगा, व्यू प्रॉपर्टीज, और इसको इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको पेंट कर देंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको इन्वर्ट कर देंगे फिर से। देखिए ये हट गया है। यह भी आप इसको फोरग्राउंड कलर को ब्लैक रखें और बैकग्राउंड कलर को वाइट रखें। उसके बाद अगर हम इस पर ब्रश करेंगे, पेंट करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके इसको कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड था उसमें ड्रेस के साथ थोड़ा मैच हो रहा है तो इसीलिए ये काम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हम दूसरा इमेज ओपन करते हैं। मान लीजिए ये जो इमेज है इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे हम। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बस बैकग्राउंड चेंज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम उसको एरिया दे देंगे, कलर सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन हो गया। फाइलिंग को थोड़ा सा घटा देंगे। ओके, देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक में रहना चाहिए और बैकग्राउंड जो है वो वाइट में रहना चाहिए। और उसके बाद ओके, बैकग्राउंड का फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पर से कोई भी हम एक बैकग्राउंड दे देंगे। ब्लर नहीं देना है, कलर भी नहीं करना है। इसको अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पर से देखिए गर्दन में थोड़ा सा कट गया है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का वाइट में कलर है मार्क्स में और बैकग्राउंड का ब्लैक में है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को लाना है तो ब्लैक कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर हमें किसी को इरेज करना है तो हमें वाइट कलर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमें यहाँ पर देखिए वाइट में ऑब्जेक्ट है, ब्रश टूल लेंगे, कलर को कर देंगे वाइट में एकदम, और उसके बाद हम इसको पेंट कर देंगे। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बैक हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट गया है, इसको भी हम पेंट कर दिए। ये आपका इमेज रेडी है। ठीक है, और अभी हम अगर जाएंगे स्काई रिप्लेसमेंट में, तो उसके लिए एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला स्काई का इमेज है, इसको हमने सिलेक्ट किया और इसमें हमें स्काई को रिप्लेस कर देना है। तो स्काई रिप्लेस में हम क्लिक करेंगे, ये दिखा रहा है सिलेक्ट एरिया फर्स्ट यूजिंग रेक्टेंगुलर मार्क टूल।
तो हमें एक एरिया देना है, कहाँ से कहाँ तक हमारा स्काई लाना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें स्काई लाना है, यहाँ से यहाँ तक। हमने ये एरिया सिलेक्ट किया और स्काई प्लेस में क्लिक किया। देखिए पहले से ये सिलेक्टेड हो चुका है, तो हमें क्या करना है, और ये प्लस टूल लेना है, सैंपल टूल, और यहाँ पर से हम इसको कलर को सिलेक्ट कर देंगे, मतलब स्काई के कलर को। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते, नहीं घटा देते हैं, तो इतना ही। ओके, ये क्या करेगा, हमें अभी एक स्काई का फोल्डर ओपन करके देगा। तो यहाँ पर हमें लाइट स्काई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक लाइट स्काई दे देंगे। मुझे ये वाला स्काई देते हैं। ब्लर आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, या फिर आप कलर को चेंज करना चाहते हैं स्काई का, वो भी कर सकते हैं। आपका जो इमेज है उसका स्काई रिप्लेस हो चुका है। अगर आप चाहते हैं स्काई को थोड़ा छोटा करना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज में थोड़ा सा वाइट मैट है, तो इसको हम काट देते हैं। देखिए आपका जो इमेज है वो रेडी है। ठीक है, और फिल का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम क्लोज कर देंगे और हम अभी जाएंगे स्टूडियो PhD में। जब देखिए स्टूडियो PhD है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग A4 का ही इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल से। तो A4 में प्रिंट में यहाँ पर से आपको जिस साइज़ में चाहिए फ़ोटो, उस साइज़ का एक आप PhD को ओपन कर सकते हैं। दोनों फोल्डर में अलग अलग दिया गया है, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला चाहिए, इसको हमने ओपन किया और इसमें हमें फिल करना है एक इमेज से, तो हमें एक इमेज ओपन करना होगा। मान लीजिए ये वाला इमेज है, इस इमेज को हमें यहाँ पर फिल करना है प्रिंट के लिए। तो हमें PhD पे रहना है और फिल पे जाना है, फिल, और यहाँ पर देखिए कॉपी आया है। आप 2 कॉपी लेना चाहते हैं, ये भी कितने कॉपी चाहिए आपको। यहाँ पर आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते क्योंकि ये नंबर के लिए है, यहाँ पर आपको बस नंबर ही डालना है। तो आपको 5 कॉपी चाहिए, हमने यहाँ पर 5 लिख दिया और ऐड पे क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट जो इमेज रहेगा वो 5 कॉपी यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, अब जैसे कि ये जो फ्रेम है ये हॉरिजॉन्टल में है, ये इमेज जो है वर्टिकली आया है, इसको आप रूट कर देंगे। रूट आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपका जो इमेज है इसको आप पहले से ही रूट करके रख देते तो आपका जो ये प्रोसेस है ये करना नहीं पड़ता। हमने इसको क्लोज कर दिया और फिर से हमने फिल पे गए और यहाँ पर से फिर से हम 5 को भी दे दिए, ऐड कर दिए। आपका इमेज फिल हो गया। आप कोई भी इमेज को ओपन कर सकते हैं, उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं और प्रिंट के लिए रख सकते हैं। मान लीजिए ये वाला इमेज है, इस इमेज को हम यहाँ पर ले जाएंगे, मतलब PhD के पास ही रहना चाहिए आपका इमेज। जो PhD के पास ही रहेगा उसी इमेज को यहाँ पर फिल कर देगा। ठीक है, हम फिर से जाते हैं फिल पे, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 5। 5 को भी चाहिए, जितने फ्रेम होगा आपके इमेज में, जितने फ्रेम आपके PhD में होगा उसी के अंदर आप रखिए तो कम कर जाएगा। ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि उतना फ्रेम आपके PhD में नहीं होगा।
यहाँ पर हम फिर से पास देते हैं और ऐड कर देते हैं। ये यही वाला आ रहा है क्योंकि ये पहले से ओपन है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और फिर से फिल भी करेंगे। 5 कॉपी चाहिए, ऐड। ये आ गया। तो फिर से वही गलती हुआ है, हमारा जो इमेज है वो रोट नहीं है पहले से, इसको हम रोट कर देते हैं थोड़ा सा, और इसमें जितने भी फिल हुआ है सभी को डिलीट कर देते हैं। ओके, फिल 5 कॉपी चाहिए। ओके, ऐड पे क्लिक किया हमने और ये ऐड हो रहा है। ऐड हो चुका है। अब अगर मान लीजिए आपके सभी इमेज पे आपको चाहिए स्ट्रोक, तो सभी इमेज को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले से स्ट्रोक का ऑप्शन दिया गया है ऑटो एल्बम के अंदर। तो यहाँ पर हम स्ट्रोक पे क्लिक किए और ब्लैक स्ट्रोक चाहिए हमें, क्योंकि आपका जो इमेज का मैट होगा, पेपर होगा, वो वाइट में होगा, तो आपको ब्लैक स्ट्रोक ही डालना होगा। तो हम 20 पिक्सल का ब्लैक स्ट्रोक डाल देते हैं। सभी इमेज पे एक साथ देखिए स्ट्रोक लग गया है। ठीक है, अब स्ट्रोक को सिंगल इमेज पे भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल इमेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं इसको बढ़ाना या घटाना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के इमेज में एक साथ भर गया। ठीक है, अब इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैनुअल फिल काम नहीं कर रहा है, वो कम कर रहा है। हो गया। तो मैनुअल में आप जो रखना चाहते हैं, जितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ओके, ये लग गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। अब प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो जितना भी फ्रेम बाकी है वो ब्लैक में है, तो आपका प्रिंट में ब्लैक आ जाएगा। उसके लिए आपको ये सब डिलीट कर देना पड़ेगा। सिलेक्ट करिए और डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट। और उसके बाद प्रिंट। ये जैसे कि ये फ्रेम जो PSG है वो A4 में है, तो आपको एक A4 पेज के लिए प्रिंट करना होगा। मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो प्रिंट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर से प्रिंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो प्रिंटर है, और उसके बाद उसके हिसाब से आप हिसाब करके सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने PDF कर दिया तो PDF सेटिंग कर देंगे, पोर्ट्रेट, और एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पर पेज साइज आ जाएगा लेटर A4। ओके ओके, ये पेपर जो होगा वो A4 में आ जाएगा। और यहाँ पर बाकी सेटिंग आपका जो है आप जानते ही हो, अब उसी हिसाब से सेटिंग रख दीजिए तो प्रिंट कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं किसी भी ऑप्शन के काम को, किसी भी बटन के काम को डिटेल में आप देखना चाहते हैं, तो हमारे वो यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर सभी के सभी बटन का काम एक एक करके दिखाया गया है। आप वो बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।